हेलो एवरीवन, वेलकम बैक योर फेवरेट चैनल मेहरा क्लासेस। दिस इज मी राहुल सर। जैसा कि हम एमपी सेट की जो क्लासेस चला रहे हैं उसमें हम आज देखने जा रहे हैं साइटोलॉजी का एक टॉपिक जिसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन या सेल साइकिल। तो देखते हैं कि सेल साइकिल क्या होती है, सेल डिवीजन क्या। देखिए, हम सेल साइकिल में क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहली बात हम ये देखेंगे कि जो सेल है, कोशिका है, ये डिवाइड कैसे होती है, विभाजित कैसे होती है, क्यों होती है, क्या वजह है, वाई सेल डिवाइड्स। ठीक है। दूसरी बात, जो ये सेल साइकिल है, सेल डिवीजन है, ये कितने प्रकार का, मतलब टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन मोस्टली 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन? अमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। हिंदी वाले आसूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। ठीक है ना। उसके बाद जो मियोसिस है, अर्धसूत्री विभाजन जो है, इसके भी 3 टाइप होते हैं। एक को बोलते हैं जाइगोटिक, एक को बोलते हैं स्पोरिक और एक को बोलते हैं गैमेटिक। जाइगोटिक जो होता है वो लोअर बॉटनी में या लोअर एनिमल किंगडम में देखा जाता है ना। और स्पोरिक जो होता है वो हायर बॉटनी, जैसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स, इसमें देखा जाता है। उसके बाद जो गैमेटिक होता है वो मोस्टली एनिमल्स में देखा जाता है। तो यहां पास टाइप ऑफ सेल डिवीजन देख लेंगे और फिर इसके बाद हम सेल डिवीजन का पूरा आउटलाइन बना लेंगे। उसके बाद डीपली पढ़ेंगे कि माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है, सब हम पढ़ेंगे। फिर अलग अलग हम 4th नंबर पॉइंट है चेक पॉइंट, अलग अलग चेक पॉइंट्स भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मियोसिस, माइटोसिस और अमाइटोसिस के सिग्निफिकेंस देख लेंगे, महत्व क्या है, क्या जरूरत है ये होने की। फिर उसके बाद इससे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, उसको भी हम कवर करने वाले हैं। तो हम पहली बात जानेंगे कि सेल क्यों डिवाइड होती है, क्या वजह है कि सेल डिवाइड होती है। ठीक है। तो हेडिंग करेंगे क्या, वाई सेल डिवीजन। क्या है हेडिंग कि वाई सेल डिवीजन, वाई सेल डिवीजन, क्या वजह है, ऐसा ऐसा क्या है कि सेल डिवाइड कर जाती है। देखिए क्या होता है कि जो सेल होती है, देखिए सेल कैसे होती है ये भी देखिए। दिस इज सेल। सेल के जो सेंटर वाले पार्ट में पाया जाता है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, केंद्रक हिंदी वाले बोलते हैं। और इसके चारों तरफ क्या होती है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, सेल जो कवरिंग होती है सेल की उसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, है ना। तो यहां पास ये है सेल मेम्ब्रेन और ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। यही चीजें, दो चीज है। ये वाला क्या है, ये है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। और ये वाला क्या है, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। देखिए सेल मेम्ब्रेन में क्या पाया जाता है, मतलब अंदर की तरफ। अच्छा, ये वाला जो होता है ये साइटोसोल है। ठीक है ना। साइटोसोल वाले में पाया क्या जाता है, इसमें भरा होता है क्या, साइटोप्लाज्म में भरा होता है। क्या भरा होता है, यहां क्या होगा, यहां होगा साइटोप्लाज्म। क्या होगा यहां पास, साइटोप्लाज्म होगा। हिंदी वाले इसको क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या भरा होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। हिंदी वाले इसको क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। अब देखिए, जब कभी भी सेल ग्रोथ करती है तो ग्रोथ करती है तो क्या ग्रोथ होता है, साइटोप्लाज्म में ग्रोथ होता है ना। मतलब साइटोप्लाज्म में ग्रोथ होगा लेकिन न्यूक्लियस वाले न्यूक्लियोप्लाज्म में कोई ग्रोथ नहीं होगी। मतलब जो आत्मा है जिसको हम न्यूक्लियस बोल रहे हैं, आत्मा तो कोई इंक्रीज नहीं होगी साइज में, लेकिन न्यूक्लियस के चारों तरफ जो पाया जाएगा, जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है, ये ग्रोथ कर जाए, है ना। तो अब देखिए आगे होने क्या वाला है, यहां पास आगे की
प्रोसेस में क्या होगा कि इसमें होगी क्या, ग्रोथ होगी। अब ग्रोथ होने की वजह क्या है, ग्रोथ होगी। अब ये ग्रोथ होगी तो क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म तो उतना ही रहेगा, लेकिन जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो यहां पास देखिए, अगर हम बनाए कोई सेल, तो देखिए सेल में क्या है, सर्कल होना चाहिए, है ना। तो ये सेल है। अब ये सेल के अंदर जो है बीचों बीच एक और बना देते हैं सर्कल, ठीक है। ये, तो ये देखिए पहले सेल इतनी थी, ग्रोथ करके थोड़ी सी बड़ी हो गई। किसमें ग्रोथ हुआ, इसमें इसमें ग्रोथ हुआ किसमें, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म बढ़ चुका है ना। साइटोप्लाज्म क्या हो चुका है, साइटोप्लाज्म थोड़ा सा बढ़ा मात्रा में। लेकिन जो न्यूक्लियस देखिए, यहां भी उतना है, यहां भी उतना है। तो न्यूक्लियस जो है या न्यूक्लियो प्लाज्म जो है वो तो सेम रहा। अब देखिए साइटोप्लाज्म तो बढ़ा लेकिन न्यूक्लियोप्लाज्म उतना ही रहे। ये क्या हो गया, सेल के साथ सेल में साइटोप्लाज्म बढ़ चुका है और न्यूक्लियोप्लाज्म उतना ही रह गया। तो सेल जो कोशिका है ये चीज सहन नहीं कर पाती और सेल क्या कर जाती है, अपने आप को डिवाइड कर जाती है। अच्छा ये क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, साइटोप्लाज्म क्यों बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि न्यूट्रिशन के लिए बाहर से क्या होता है, एक्सचेंजेस होते हैं, बाहर से मिनरल्स अंदर लिए जाते हैं, बहुत सारी चीजें साइटोप्लाज्म में आती है। और देखिए जब हम सेल साइकिल पढ़ रहे हैं तो इंटरफेज आपको पता होगा। इंटरफेज में टोटली 3 फेजेस होती हैं। एक को बोलते हैं G1 फेज, एक को बोलते हैं S फेज और एक को बोलते हैं G2 फेज। G फॉर गैप। कोई कोई बुक में इसमें क्या लिखा होता है, ग्रोथ, है ना। तो ग्रोथ में क्या होता है कि डीएनए की मात्रा लगातार बढ़ती है, मैं बताऊंगा आगे पूरी प्रोसेस, है ना। तो यहां पास हम देख रहे हैं कि यहां साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है लेकिन न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या हो गया, उतना ही रह गया। तो इस चीज को सेल क्या कर पाती है, सहन नहीं कर पाती और सेल क्या हो जाती है, 2 भागों में टूट जाती है। इसी को तो सेल डिवीजन बोलते हैं, है ना। ये किसके वजह से हो रहा है, पहला रीजन मैंने बता दिया, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म का जो रेशियो है वो बिगड़ने की वजह से, है ना। तो ये जब बिगड़ जाता है ये रेशियो तो ये डिवीजन हो जाता है। तो इसका पहला कारण क्या है, पहला कारण मैं बता रहा हूं क्या, कि एनसी इंडेक्स, ठीक है पूरा लिख लेते हैं, न्यूक्लियो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स। अगर न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है अगर बिगड़ जाता है तो सेल डिवाइड कर जाती है। दूसरी बात क्या है कि जब सेल बड़ी हो रही है तो वॉल्यूम भी बड़ा हो रहा है ना, वॉल्यूम भी ज्यादा हो रहा है, सरफेस एरिया भी हो रहा है ना। तो दूसरा कारण यह है कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो के वजह से, है ना। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम रेशियो, ठीक है ना। सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो के डिस्टरबेंस से भी क्या हो रहा है, सेल का डिवीजन हो, ठीक है। तो मैंने कारण बता दिया आपको कि क्यों सेल डिवाइड होती है। तो इसके 2 कारण हैं, पहला है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स और दूसरा कारण है सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो। ये दोनों कारण की वजह से सेल क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, सेल डिवाइड कर जाती है। अब हम आगे बात कर रहे हैं कि ये जो दोनों कारण हैं इसको डिटेल से थोड़ा सा देख लेते हैं कि वाई सेल डिवाइड्स, वाई सेल डिवाइड्स, क्या वजह है। पहली वजह मैंने बताया क्या है, पहली वजह मैंने बताया क्या,
न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स, क्या बोलते हैं इसको? पहली वजह है क्या? न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स, पहली वजह ये है। दूसरा वजह क्या है? दूसरा वजह है क्या? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम रेशियो। तो ये दो वजह से होता है क्या? डिवीजन। पहला वजह क्या है? पहला है साइटो न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स, और दूसरा वजह क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम रेशियो। अब देखिए ये जो अलग अलग दोनों थ्योरी हैं, तो इसी थ्योरी को न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स को ही क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम है कर्ण प्लाज्म थ्योरी। कर्ण फॉर न्यूक्लियस, प्लाज्म थ्योरी, ठीक है ना? तो कर्ण प्लाज्म थ्योरी भी बोली जाती है। तो कर्ण प्लाज्म थ्योरी। आ रहा है इतना समझ में? अगली बात क्या है? इसी को हम कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको? इसको हम क्या बोलते हैं? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, ठीक है। अगला बात, इसी को हम कैरियोप्लाज्मिक को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं केपी या केपीआई भी लिखते हैं कभी कभी। अलग अलग बुक में अलग अलग चीजें होती है। तो केपी इंडेक्स, ठीक है, या केपीआई इंडेक्स भी बोलते हैं। क्या होता है कि जो केपी इंडेक्स है वो डिक्रीज हो जाता है ना, कम हो जाता है। इसकी वजह से क्या हो जाती है? सेल डिवाइड कर जाती है। तो इसका जो ये थ्योरी का मेन मकसद है, केपी इंडेक्स को क्या कर देना? कम कर देना। तो इसमें वो क्या रहा है? इसमें केपी फॉर कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, इंडेक्स क्या हो रहा है? ये हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है? इसका रिजल्ट, इसके वजह से सेल डिवीजन हो जा रहा है, सेल डिवाइड हो जा रहा है। अब आगे की बात यह है कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम रेशियो में क्या होगा? देखिए, सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो रेशियो है, अगर कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो सेल डिवाइड कर जाता है। तो यहां पास क्या लिखने वाले हैं हम? कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जा रहा है? डिक्रीज हो जा रहा है। इसके वजह से इसका जो रिजल्ट है वो सेल क्या हो जा रही है? डिवाइड कर रही है, सेल डिवीजन हो जा रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब जो दोनों थ्योरी है, न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स और दूसरी सरफेस एरिया इंडेक्स, इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है? क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। देखिए, पहली थ्योरी कौन सी है? थ्योरी नंबर फर्स्ट। थ्योरी नंबर फर्स्ट, देखिए, थ्योरी नंबर फर्स्ट में क्या है कि जो सेल है, मैंने बताया कि पहले सेल इतनी थी, फिर सेल बढ़ी, है ना? तो ये बढ़ी सेल, हम्म, तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है ग्रोथ। क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। इसकी वजह से ना बढ़ रही है। तो ये हो गया क्या? ग्रोथ हो रहा है। तो देखिए, पहले न्यूक्लियस इतना था और बाद में भी न्यूक्लियस कितना है? उतना ही है, ठीक है। तो यहां पास देखिए, छोटी वाली जो सेल है, इसमें ग्रोथ हुआ तो बड़ी वाली सेल बनी, लेकिन छोटी वाली सेल में न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों का रेशियो क्या है? कांस्टेंट है, एक नियत है, बराबर है ना? तो यहां पास क्या हो रहा है? यहां पास न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों का जो रेशियो है वो कैसा है? वो है कांस्टेंट है। इतनी बात समझ में आ रही है? लेकिन आगे इसमें क्या होगा? इसमें न्यूक्लियस तो क्या रहेगा? न्यूक्लियस कम रहेगा, लेकिन जो साइटोप्लाज्म है, जो साइटोप्लाज्म है वो ज्यादा रहेगा।
देखिए साइटोप्लाज्म ज्यादा है, न्यूक्लियोप्लाज्म कम है, तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल क्या होगा, यहां पास कम हो जाएगा रेशियो। तो रेशियो क्या हो जाएगा, यहां पास डिक्रीज हो जाएगा। इतना आ रहा, तो इसको हम बोलते हैं एन सी रेशियो, एन फॉर न्यूक्लियोप्लाज्म, सी फॉर साइटोप्लाज्म, है ना। इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं आप, जिसको हम के आई, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बराबर बराबर वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब देखिए यहां ऐसा नहीं लिखा होता है, ऐसा लिखा होता है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सेल माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। देखिए अगर वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म निकालना है, ये वाला पार्ट वह निकालना है, तो पूरी सेल में न्यूक्लियस को हटा देंगे, पूरी सेल में न्यूक्लियस को हटा देंगे, तो निकल के क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म आएगा। ये फॉर्मूला आपको याद भी होना चाहिए, कभी कभी इसमें न्यूमेरिकल्स भी बन जाते हैं। वेयर जहां वेयर यहां पास Vn का मतलब क्या हो गया, Vn इक्वस टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, और Vc का मतलब क्या हो गया, यहां पास V और C का मतलब वॉल्यूम ऑफ सेल। ठीक है, तो यहां पर सेल हो गया और ये, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सिगमेंटेशन और दूसरा क्लीवेज। ठीक है, तो ये क्या चीज होती है, तो ये भी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें बॉटनी के साथ जूलॉजी भी देखना है हमको। तो अगला हेडिंग क्या करने जा रहे हैं हम, क्लीवेज। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल्यूलेशन, सेल्यूलेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, सिगमेंटेशन। तीनों नाम एक हैं। ठीक है, तो चाहे वो सेल्यूलेशन हो, चाहे वो सेल्यूलेशन के बाद चाहे वो क्लीवेज हो, चाहे वो सिगमेंटेशन, ये तीनों नाम ही एक हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि आपको पता है क्लीवेज कैसे होगा। पहले तो आपको पता है कि ये सपोज करिए दिस इज स्पर्म, और ये स्पर्म कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। दूसरी बात, फर्टिलाइजेशन होने की वजह से ये ओवम है ना, तो दोनों फर्टिलाइज करेंगे, और फर्टिलाइज करने के बाद ये भी कैसा होगा, एन होगा, और दोनों फर्टिलाइज करने के बाद ये बना देंगे क्या, जायगोट। क्या बना देंगे, जायगोट बनाएंगे, और ये जायगोट कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। तो ये बात लिखनी चाहिए कि ये क्या है, स्पर्म है, और ये क्या है, ओवम है। फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद बन चुका क्या, जाइगोट बन चुका है। इतना बात समझ में आ रहा। अब इस जाइगोट में क्या होता है, कई सारे डिवीजन होंगे। मतलब जब डिवीजन होता है, सेलुलेशन या क्लीवेज या सिगमेंटेशन बोलते हैं, तो इसी में क्या होगा, आगे डिवीजन होने वाला है। तो ये डिवीजन कैसे होगा, देखिए ये सेल है। अब ये सेल में कई सारे खांचे बन जाएंगे डिवीजन करने के लिए। पहले तो ये 1 से 2 बन गई, देखिए 1 से 2 बन चुका है, फिर 2 से फिर ये 4 बन जाएगा, 4 से 5, मतलब ये डबल हो जाएगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे होते जाए, है ना। तो ये चीज जो हो रही है, ये जो सेल्स बनेंगी,
तो इसके जो क्लीवेज के बाद या सेलुलेशन के बाद या सिगमेंटेशन के बाद जो पहली सेल बनती है उसको हम ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ये जो सेल्स बन रही हैं रिजल्ट में, इसको हम ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। क्या बोला जाएगा? ब्लास्टोमियर्स बोला जाएगा। और ये चीज हो क्या रही है? ये चीज जायगोट बनने के बाद ये चीज क्या हो रही है? ये है क्लीवेज, सैलुलेशन या सेगमेंटेशन। अब देखिए इसी को हम डिटेल से देखते हैं। तो क्लीवेज है, ये देखिए 1 से 2, 2 से 4, ये कैसा होता है? कौन से? मियोसिस में होगा कि माइटोसिस में होगा? ये होगा माइटोसिस डिवीजन में, है ना। तो ये किसका डिवीजन है? माइटोसिस डिवीजन का ही परिणाम है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि जो माइटोसिस होता है उस माइटोसिस में होगा क्या कि एक सेल से कितनी सेल बनती थी? 2 सेल बन रही है, ऐसा होता था ना। लेकिन क्लीवेज में ऐसा नहीं होता। क्यों? देखिए एक सेल से इसमें एक ही सेल डिवीजन होगा, लेकिन ये क्या होगा? डिवीजन एक सेल में ही हो रहा, इसी में खांच बनते जाएंगे ऐसे ऐसे। अच्छा ये डबल क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनती, 2 सेल से 4 सेल बनती है, ऐसा होता है ना, डबल हो जाता है जस्ट। लेकिन क्लीवेज में ऐसा नहीं हो। अगर होने भी लगे तो डबल फीटस बनने लगेगा, है ना। पहले स्पर्म एंड ओवम फर्टिलाइज होगा, जायगोट बनेगा, और जैसे ही जायगोट बनने के बाद जब सेलुलेशन या सिगमेंटेशन या क्लीवेज होगा तो डबल फीटस बनने लगेगा, है ना। डबल फीटस बनने लगेगा, ट्विंस बन जाएंगे फिर हम। तो यहां ट्विंस नहीं, डबल नहीं बनना है। यहां पास क्लीवेज में खास बात यह है, माइटोसिस और क्लीवेज में दोनों में फर्क है क्या? उसमें डबल बन जाता, लेकिन इसमें सेल के अंदर ही सब कुछ हो रहा है। इतना बात समझ में आ रहा है? ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ये वाली सेल है, ये वाली सेल, इसका जो है ना एनसी रेशियो है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, पहले से ही डिस्टर्ब होता है, पहले से ही रेशियो बिगड़ा होता है, ठीक है ना। तो यहां पास क्या होगा कि जो एनसी रेशियो है पहले से ही इसका बिगड़ा हुआ है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। तो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो ऑलरेडी ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड होता है, डिस्टर्ब होता है, ठीक है ना, पहले से बिगड़ा हुआ होता है। और क्या होता है? मैंने बताया कि न्यूक्लियस कम होता है, मतलब वेरी लो होता है, ये डिक्रीज लेवल में होता है, वेरी लो। इतनी बात समझ में आ रही है? इसी वजह से इसमें 1 से 2, 2 से 4 नहीं बनता, डायरेक्ट एक सेल के अंदर होता है। इसका मेन रिजल्ट क्या आएगा? ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसका मेन रिजल्ट देख लेते हैं कि जो क्लीवेज हो रहा है उसका रिजल्ट क्या है। तो इसका क्या है? नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर क्या होते हैं? बढ़ते हैं ब्लास्टोमियर। देखिए जायगोट के बाद जब सेगमेंटेशन होता है तो ब्लास्टोमियर्स बनती है ना। तो नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर क्या होगा? वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। दूसरी बात क्या होगा? जैसे जैसे डिवीजन होते जाएगा, देखिए ये डिवीजन है, इसमें से अगर एक डिवीजन और हो गया, फिर एक डिवीजन और हो गया, तो ब्लास्टोमियर्स की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन ब्लास्टोमियर का जो साइज है वो कम होती जा रहा है। देख रहे हैं ना, पहले 4 थी, फिर उसके बाद हमने 8 कर दिया, तो साइज तो कम हो रही ना। तो यहां पास दूसरा रिजल्ट ये आ जाएगा कि साइज ऑफ ब्लास्टोमियर, साइज ऑफ ब्लास्टोमियर क्या होगा? डिक्रीज होगा, कम होगा, ठीक है। और क्या होगा? जो जायगोट का साइज है बताइए, वो चेंज हो रहा है कि अलग हो रहा है? जायगोट यहां भी उतना ही सेम है ना। तो यहां पास जायगोट का साइज सेम रहता है। तो ओवरऑल
ओवरऑल जाइगोट साइज क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इतनी बात है। ये किसका रिजल्ट आ रहा है, ये रिजल्ट है सेगमेंटेशन का। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पॉइंट बना बना के, चार ऑप्शन दिए रहेंगे और आपको पता करना पड़ेगा। उसमें ये भी लिखा रहेगा कि इसमें डबल हो जाती है सेल, तो डबल नहीं होती है, सेल एक ही रहती है, जाइगोट एक ही है रहता है उसमें, लेकिन डिवीजन होता है, अंदर ही होता है। इतनी बात समझ में आ रही है, तीन चीज। तो आपको समझ में आई होगी न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक थ्योरी, पहली थ्योरी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम थ्योरी नंबर सेकंड देखने जाए, तो अगला हेडिंग करेंगे क्या, थ्योरी नंबर सेकंड। थ्योरी नंबर सेकंड क्या है, मैंने अभी बताया, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो। क्या था, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो, ये थी। इसको भी समझा देते हैं। देखिए, सपोज करिए एक कोई सेल लीजिए, ठीक है, तो इसको हम डायग्राम से समझाते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कोई सेल लीजिए, एक मिनट, इसमें पहले से शायद होगी सेल, ऐसा नहीं है, चलिए छोड़ दो, बना लेते हैं डायरेक्ट सेल। ये कोई छोटी सी सेल है, पहले तो हम छोटी सेल ले रहे हैं, ऐसा सेल ले रहे हैं, इससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये भी एक तरह की सेल ही है। ठीक, अब ये जो है ना, इसका एक आर्म, एक भुजा जो है, इसकी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेकिन इसमें ग्रोथ करवा देते हैं, तो ग्रोथ करवाने के बाद एक से कितना हो जाएगा, 2 करवा लेते हैं, तो इसमें क्या हो गया, ग्रोथ हो गई, जैसे सेल में भी ग्रोथ होती थी। तो ग्रोथ करने के बाद इसका साइज बढ़ गया ना, तो साइज भी बढ़ा लेंगे। देखिए साइज थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ये भी एक तरह से सेल है। अब इसकी जो आर्म है, यहां पास कितनी हो गई, यहां पास हो गई 2 सेंटीमीटर, कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। अगर इसमें भी ग्रोथ करवा देते हैं, इसमें भी ग्रोथ करवा देते हैं, इसमें भी ग्रोथ करवाते हैं, और ग्रोथ करवाने के बाद इसका जो साइज रखेंगे 3 सेंटीमीटर रखेंगे, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये और बड़ा हो गया। अब यहां पास कितना है इसकी आर्म की साइज, 3 सेंटीमीटर। अब देखिए, जो सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो, हमने जो क्यूब लिया है, क्यों लिया, क्योंकि हमको वॉल्यूम समझाना है अच्छे से, सरफेस एरिया समझाना है। तो अब आपको पता होगा कि जो ये है, इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए, मैथ में आपने पढ़ा होगा। सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 6a² है ना। तो यहां पास देखिए 6, ए फॉर क्या हो गया, आर्म, है ना, तो यहां पास 1 का स्क्वायर, तो आएगा रिजल्टेंट कितना, 6a, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो मतलब क्या आ जाएगा, 6 ही आएगा। इट मींस इसका जो सरफेस एरिया है वो 6 आ चुका है ना, 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर है ना। फिर उसके बाद अगर हम वॉल्यूम लगाएं, वॉल्यूम का फॉर्मूला, तो वॉल्यूम इक्वस टू ए का क्यूब, तो ए क्या है, यहां पास 1 है, तो 1 का क्यूब बराबर कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो यहां पास देखिए सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो अगर देखें, सरफेस एरिया रेस टू वॉल्यूम इक्वस टू कितना हो गया, 6:1 हो गया, यही हुआ। अब हम आगे की बात करते हैं, अगर इसमें ग्रोथ हो जाती है तब क्या होगा, यही चीज निकालते हैं। यहां पास फॉर्मूला वही रहेगा, सरफेस एरिया
इक्वस टू 6a², यही फॉर्मूला रहेगा। लेकिन यहां पास देखिए जो आर्म है उसका कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना। तो यहां पास कितना हो गया, 6 इंटू ए की जगह 2 का स्क्वायर, 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब 6 इंटू 2 जा 4 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 6 4 जा कितना होगा, 24 होगा। आगे हम इसमें बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम इक्वस टू ए का क्यूब। तो यहां पास देखिए ए इक्वस टू 2 है, तो 2 का क्यूब मतलब 2 जा 4, 2 जा 8, मतलब 8 आ गया। तो यहां पास अगर सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो देखें तो कितना आ रहा है, यहां आ रहा है 24:8। अब इसको अगर हम कट कर दें तो देखिए ये किससे चला जाएगा, तो ये चला जाएगा 8 के, 8 1 जा 8, 8 3 जा, मतलब जो रेशियो आने वाला है वो कितना आने वाला है, 1:3। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो देखिए डिक्रीज हो रहा कि नहीं हो रहा। मतलब इससे रिजल्ट निकल के आ रहा है कि जैसे सेल ग्रोथ करती है तो ग्रोथ करने के दौरान ही उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाना लगता है, कम होने लगता है। देखिए पहले कितना था, छोटी जब सेल थी तो 6:1 था, और बाद में कितना हो गया, 1:3। जितनी ज्यादा सेल ग्रोथ करेगी उतना कम सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो आने वाला है ना। अभी अगर यहां पास हम निकाल के देख लेते हैं तो यहां भी देख लेते हैं एक बार। यहां पास सरफेस एरिया का अगर फॉर्मूला लगाना जाए तो कितना आएगा, 6a²। 6a की वैल्यू कितनी है, 3 स्क्वायर, तो 6 3 3 जा 9, तो ये कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। आ रहा समझ में। फिर अगर वॉल्यूम निकालें यहां पास, तो वॉल्यूम इक्वस टू ए का क्यूब, इट मींस 3 का क्यूब, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 आ जाएगी, क्योंकि 3 गुणे 3 गुणे 3 27 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब देखिए यहां पर सरफेस एरिया और वॉल्यूम बराबर, देखिए सरफेस एरिया कितना आया है, 54 आया है, रेस टू 27। अगर हम इसको काटें तो 27 से कम 27 और 27 दूनी 54, तो रेशियो देखिए 2:1 आया। देखिए छोटी सेल का रेशियो जो है ज्यादा आ रहा है, लेकिन बड़ी सेल का रेशियो क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। इसी चीज को मेंटेन करने के लिए सेल क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, क्योंकि सेल को चाहिए क्या, सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो बढ़ा हुआ हो, तभी तो सेल काम कर पाएगी, है ना। इसी वजह से सेल डिवाइड हो जाती है। क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो लगातार कम होते जाता है ग्रोथ के वजह से। तो ग्रोथ नहीं करेगी, वो चाहेगी कि वो छोटी सेल बन जाए टूट के, तो इसी वजह से वो डिवाइड हो जाएगी। पहला रीजन क्या था, एनसी रेशियो, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो भी डिक्रीज हो रहा था, और सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो भी डिक्रीज हो रहा था। इसके वजह से कोशिका सहन नहीं कर पाई, और सहन नहीं कर पाई तो सेल क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो इसका मेन कंक्लूजन क्या हो गया, इसका कंक्लूजन अगले पेज में लिखते हैं। तो कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या हो गया कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो यहां पास कैरियो साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स का अगर कम हो जाता है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, सेल डिवीजन हो जाता है। तो टू कीप सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो, वॉल्यूम रेशियो एंड कैरियो साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स हाई, इसका रिजल्ट क्या आ जाता है, इसका रिजल्ट है सेल डिवीजन। ठीक है,
तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो कम हो जाता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, सेल का डिवीजन हो जाता है। अब हम बात करेंगे दूसरा पॉइंट। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, ये टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन कितने प्रकार के होते हैं। पहला मैंने पॉइंट डिस्कस कर दिया, अब हम दूसरा पॉइंट देखने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। तो अगला हेडिंग करेंगे क्या, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन कितने प्रकार के होते हैं। जो सेल डिवीजन है मोस्टली मैंने बताया कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं आमाइटोसिस, हिंदी वाले आसूत्री बोलते हैं। दूसरा है माइटोसिस, हिंदी वाले इसको समसूत्री बोलते हैं। अगला है मियोसिस। ये तीनों हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। देखिए आमाइटोसिस में होगा क्या, इसको हम डायरेक्ट सेल डिवीजन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सेल डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेल का डिवीजन हो जाता है। होगा कैसे, देखिए पहले तो हम इसको बना लेते हैं। क्या है, मेजरली 3 टाइप्स का सेल डिवीजन होता है। कौन कौन सा, एक आमाइटोसिस और एक माइटोसिस और एक है मियोसिस। आमाइटोसिस को हम डायरेक्ट सेल डिवीजन बोलते हैं। वजह ये प्रोकैरियोटस और कार्टिलेजिनस सेल्स में और कुछ डीजेनरेटिंग टिश्यू सेल्स में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स मींस बैक्टीरियाज में पाया जाता है। डायरेक्ट बैक्टीरिया में डिवीजन होता है। इसी वजह से तो बैक्टीरिया में जो सेल डिवीजन का टाइम होता है वो बहुत कम होता है, 20 मिनट का होता है सेल डिवीजन का टाइम, है ना। तो यहां पास जो आमाइटोसिस हो रहा है, तो ये कहां हो रहा है, मैंने बताया कि इन प्रोकैरियोटस, प्रोकैरियोटस बैक्टीरिया वाले, ठीक है, एंड कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस सेल्स में हो रहा है, ठीक है, एंड डीजेनरेटिंग, डीजेनरेटिंग सेल्स या टिश्यू में हो रहा है, ठीक है। होगा कैसे इसमें, देखिए गौर से देखिएगा। इसमें क्या होगा कि ये एक कोई सेल है जिसमें न्यूक्लियस है, ये ठीक। अब इसमें क्या होगा, जो न्यूक्लियस होगा ये थोड़ा सा एलोंगेटेड होगा, लंबाई में बढ़ेगा, और कुछ ही देर बाद क्या हो जाएगा, इसमें डिवीजन हो जाएगा। और डिवीजन थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं, ये डिवाइड होने के लिए न्यूक्लियस थोड़ा सा बड़ा हो गया, और फिर बाद में ये 2 भागों में टूट जाता है, और कितनी सेल बन जाती है, 2 सेल बन जाती है। तो आमाइटोसिस जो बैक्टीरिया में ऐसा ही होता है, ठीक है। माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, बराबर होता है क्रोमोसोम की संख्या, इसलिए इक्वेशनल डिवीजन बोल रहे हैं। इसी को हम होमोटिपिक डिवीजन भी बोलते हैं। इसके कई नाम है, इसको हम लिखेंगे। इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोला जाएगा, इक्वेशनल डिवीजन। और अगला इसी को हम क्या बोलेंगे, होमोटिपिक डिवीजन बोलते हैं। इस सब नाम है। अब ये क्या होगा, जो सेल्स माइटोसिस करती है उसको हम माइटोसाइट सेल बोलते हैं, और जो सेल मियोसिस करती है उसको हम मियोसाइट सेल बोलते हैं, ठीक है। तो माइटोसिस जो है, जो सेल करती है उसको हम क्या बोलेंगे, माइटोसाइट सेल। इसमें पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि सेल्स अंडरगो
या अंडरगोइंग माइटोसिस कॉल्ड एज माइटोसाइट। क्या बोला जाएगा इसको? माइटोसाइट सेल बोलते हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, माइटोसाइट सेल बोला। अब देखिए, ये माइटोसाइट सेल जो होगी ये दो प्रकार की हो सकती है। एक तो ये इन, और दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म में। तो अगर इसमें होगा तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? या तो हैप्लॉइड होगी, या तो क्या होगा? ये चीज होगी डिप्लॉइड। ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म में हो रहा है तो दो चीज, ऑर्गेनिज्म में दो प्रकार की सेल्स होंगी। एक तो सोमैटिक सेल जो पूरे बॉडी में पाई जाती है, उसको सोमैटिक सेल बोलते हैं। लेकिन कुछ सेल ऐसी होती है जो जर्मिनेटिव होती है, जैसे स्पर्म एंड ओवम की जो सेल्स है वो जर्मिनेटिव सेल्स हैं। तो ऑर्गेनिज्म में भी दो टाइप की सेल होगी। एक होगी क्या? सोमैटिक सेल, और दूसरी क्या होगी? जर्मिनेटिव सेल या जर्मिनल सेल। तो देखिए, जो माइटोसिस है वो दोनों सेल्स में पाया जाता है, सोमैटिक सेल में भी, जर्मिनल में भी। लेकिन मेन जो जर्मिनल सेल में पाया जाता है वो मियोसिस पाया जाता है, माइटोसिस भी पाया जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसको आप ऐसे बना के लिख सकते हैं। अब देखिए आगे, जो मियोसिस है, इस मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि देखिए जो क्रोमोसोम की संख्या है वो रिड्यूस होती जाती है। नंबर में तो बढ़ रही है, 1 से 4 सेल बनती है मयोसिस में, लेकिन क्रोमोसोम की संख्या जस्ट हाफ हो जाती है। हाफ कैसे? डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो जाता है, जस्ट हाफ हो जाता है। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? रेडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। रेडक्शनल डिवीजन, रेडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। इसी चीज को हम हेटेरोटिपिक, हेटेरोटिपिक डिवीजन भी बोलते हैं। अब देखिए, जो सेल्स मियोसिस करती है उसको मियोसाइट सेल बोलते हैं, और जो सेल माइटोसिस करती है उसको मायोसाइट सेल, माइटोसाइट सेल बोलते हैं। इतना बात समझ में आ रही है? तो यहां पास हम लिख सकते हैं कि सेल्स अंडरगो या अंडरगोइंग मियोसिस, मियोसिस कॉल्ड एज मियोसाइट, मियोसाइट। ठीक है। अब ये मियोसाइट सेल कहलाएगी, इसको भी अंडरलाइन करिए, ये अंडरलाइन करिए। अब देखिए, हमेशा मियोसिस में डिप्लॉयड सेल होनी चाहिए, दूसरी जर्मिनल सेल होनी चाहिए। तो इस ये दो चीजों में पाया जाएगा क्या? कि ऑलवेज, ऑलवेज इन डिप्लॉयड, डिप्लॉयड मतलब 2n। दूसरी बात, ऑलवेज इन जर्मिनल। दूसरी बात क्या होगी? कि जर्मिनल सेल में ये पाया जाएगा। तो मैंने बताया जो टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन है वो कितने प्रकार के होते हैं। मेजरली 3 प्रकार के, एक अमाइटोसिस, दूसरा माइटोसिस, और तीसरा मियोसिस है। देखिए जो मियोसिस है ना, ये भी आगे हम पढ़ते हैं। मियोसिस को मेजरली 3 टाइप से और बांटा जाता है। कौन कौन सा? जाइगोटिक है, स्पोरिक है, जनरेटिव है। ये 3 टाइप की जो है मियोसिस हो सकती है अलग अलग जीवों। तो अगला हेडिंग करने क्या जा रहे हैं हम? मियोसिस के टाइप। मियोसिस, ठीक है। मियोसिस मेजरली 3 टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस, को हम एम बस लिख रहे हैं। दूसरा है स्पोरिक मियोसिस, को हम एम बस लिख रहे हैं। और तीसरा है गैमेटिक, गैमेटिक मियोसिस, को हम एम बस लिख रहे हैं। मेजरली यहां पास 3 टाइप्स के मियोसिस देखे गए हैं। कौन कौन से हैं? एक को जाइगोटिक मियोसिस बोल रहे हैं, एक को बोल रहे हैं क्या?
एक को बोल रहे हैं स्पोरिक, और तीसरों को क्या बोल रहे हैं, गैमेटिक बोल रहे हैं। देखिए तीनों के अलग अलग नाम हैं। इसको हम इनिशियल मियोसिस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल, शुरुआत वाली मियोसिस इनिशियल मियोसिस बोलते हैं। इसको हम बीच का मियोसिस मतलब इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट मियोसिस बोलते हैं। और इसको हम लास्ट वाली मियोसिस या टर्मिनल टर्मिनल मियोसिस बोलते हैं। तो इतनी बात समझ में आ रही है। देखिए जायगोटिक मियोसिस नाम पर ही डिपेंड है कि ये जायगोट पर ही पाया जाएगा, इस वजह से इसको जायगोटिक मियोसिस बोलते हैं, है ना। तो इसको हम लिख भी सकते हैं कि ऑकर्स इन जायगोट, है ना। तो मियोसिस ऑकर्स इन जाइगोट। अगर जाइगोट में पाया जाए मियोसिस तो उसको जाइगोटिक मियोसिस बोलते हैं। इसमें क्या होगा, ये कब होगा, देखिए सबसे पहले आपको पता है फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बन चुका होता है, वो कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। दिस इज, ये क्या है, जाइगोट है। ठीक है, जायगोट में क्या होगा, डायरेक्ट मियोसिस हो जाएगा, डायरेक्ट मियोसिस हाफ हो जाएगा मियोसिस, और बनेगा क्या, बनेगा हैप्लॉइड सेल। क्योंकि ये हैप्लॉइड सेल बनाता है, डिप्लॉइड से जस्ट हाफ कर देता है, हैप्लॉइड बना देता है। और मियोसिस के बाद ये बनने वाला है जायगोट से क्या, स्पोर बनने वाला है। जनरली ऐसा देखा गया कि जायगोट में क्लीवेज होता है, सेगमेंटेशन होता है, सेल्यूलेशन होता है, और क्या बनने वाला, एम्ब्रायो बनता है। लेकिन यहां एम्ब्रायो ना बन के डायरेक्ट स्पोर बन चुका है, और फिर ये स्पोर जर्मिनेट हो करके बना देगा क्या, हैप्लॉइड हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनाने वाला है। ठीक है, और ये जर्मिनेशन की बात होगा, स्पोर जब जर्मिनेट करेगा तो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनने वाला है। ठीक है, तो ऐसे जो कुछ मेंबर्स हैं, जो समूह है, जो ग्रुप है, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन एम्ब्रियोफाइटा। जहां जायगोटिक मियोसिस होगा वहां एम्ब्रियो नहीं बनेगा। अब समझ में आया होगा कि प्लांट्स को दो पार्ट में बांटा गया था, एक नॉन एम्ब्रियोफाइटा और एक एम्ब्रियोफाइटा। पहली बार एम्ब्रियो कहां बना था, ब्रायोफाइट्स में बना था। तो ब्रायोफाइट से पहले वाले जो हो गए एल्गी फंगस, वो नॉन एम्ब्रियोफाइटा है। तो यहां पास एग्जाम्पल भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि इसका जो मेन एग्जाम्पल क्या होगा कि एल्गी एंड फंगस, ये दोनों में नॉन एम्ब्रियोफाइटा, ये क्या कहलाएंगे, ये नॉन एम्ब्रायो फाइटा बोलते हैं इसको, नॉन एम्ब्रायोफाइटा। अब देखिए इंटरमीडिएट मियोसिस की बात करें या स्पोरिक मियोसिस की बात करें, तो ये मियोसिस नाम पर डिपेंड होगा कि ये स्पोर पर पाया जाएगा, है ना। तो स्पोर पर पाया जाएगा इसलिए स्पोरिक मियोसिस, जायगोट में पाया जाए तो जायगोटिक मियोसिस, गैमेट्स में पाया जाएगा तो गैमेटिक मियोसिस। ये अलग अलग नाम इसके पाए जाने के आधार पर ही है। ठीक है, तो अब ये कहां पाया जाएगा, देखिए ये मियोसिस जो है, मियोसिस मियोसिस अकर्स अकर्स इन स्पोर। ये किस में पाया जाएगा, स्पोर में पाया जाएगा, या स्पोर मदर सेल्स में पाया जाएगा। ठीक है, अब ये जो स्पोर मदर सेल्स है, दो प्रकार की होती है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल, एक मेगा स्पोर मदर सेल, ये दोनों डिप्लॉयड होगा। अब मेजरली ये दो प्रकार का होगा, एक को बोलेंगे क्या, माइक्रो स्पोर मदर सेल, और दूसरे को बोलेंगे क्या, मेगा स्पोर मदर सेल। तो ये दो प्रकार का होगा।
गौर से देखिएगा, ये दो प्रकार का होगा, एक तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, एक मेगास्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल को हम पॉलन मदर सेल भी बोल सकते हैं, तो इसका दूसरा भी नाम क्या है? पॉलन मदर सेल बोलेंगे इसको हम। अब देखिए, इसमें अगर क्या हो जाए, स्पोरिक मियोसिस हो, क्या हो जाए? स्पोरिक मियोसिस, एसएम फॉर स्पोरिक मियोसिस। तो पॉलन मदर सेल से बनने वाला है क्या? स्पोरिक मियोसिस के थ्रू पॉलन ग्रेन बनने वाला है। क्या बनने वाला है? पॉलन ग्रेन बनने वाला है। इतना बात समझ में है? अब देखिए, मेगास्पोर मदर सेल है, ये आगे चल के स्पोरिक मियोसिस करेगी। क्यों? क्योंकि ये तो है डिप्लॉइड, ये भी क्या है? डिप्लॉइड। यहां पॉलन ग्रेन क्या हो गया? हैप्लॉइड, क्योंकि मियोसिस के बाद हैप्लॉइड ही तो बनेगा। तो ये जैसे ही मेगास्पोर मदर सेल, ये क्या बना देगा? मेगा स्पोर बनाएगा। और ये क्या होगा? हैप्लॉइड होगा, क्योंकि यहां पास स्पोरिक मियोसिस हो रहा है। और बाद में ये क्या बन जाएगा? ये मेगा स्पोर बन गया। ठीक है, स्पोरिक मियोसिस के थ्रू। अब हम बात कर रहे हैं गैमेटिक मियोसिस या टर्मिनल मियोसिस। ठीक है, तो टर्मिनल मियोसिस को हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम टर्मिनल मियोसिस क्यों गैमेट्स में पाया जाता है, तो इसको हम लिखेंगे साफ साफ, ये मियोसिस कहां पाया जाएगा? ये गैमेट्स में पाया जाएगा, है ना? तो मियोसिस, मियोसिस occurs during gamete formation, gamete फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन होते समय। अब दूसरी बात, ये पाया किस में जाता है? इन जर्म सेल, जर्मिनल सेल में ही पाया जाता है। इन जर्म सेल्स, जर्मिनल सेल्स में ही पाया जाएगा। अब देखिए, इसी जर्मिनल सेल में अगर गैमेटिक मियोसिस हुआ तो क्या बनने वाला है? आगे जो रिजल्ट बनने वाला है वो बनने वाला गैमीट्स। क्या बनने वाला है? गैमीट्स। वो भी कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। ठीक है, क्योंकि जर्म सेल जो होती है वो डिप्लॉइड होता है। वैसे इसका मेन एग्जाम्पल अगर देखना हो तो क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये लिख लेंगे। एनिमल में ये होता है ना, तो ये किस में पाया जाता है? एनिमल्स में पाया जाता है। और कब? ड्यूरिंग गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस में पाया जाता है। इतनी बात समझ में आई? देखिए, यहां पास हमने दो टॉपिक कंप्लीट किया है। क्या क्या कंप्लीट कर डाला? पहला तो क्यों सेल डिवाइड करती है, और दूसरा टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। शॉर्टली हमने देखा है। अब थर्ड पार्ट क्या? आउटलाइन ऑफ सेल डिवीजन, वो अगली क्लास में हम देखने वाले हैं। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।